हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि कुमार है। हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन, जिससे ताकि हम लोग को कोई से क्वेश्चन काफ़ी आसानी हो जाए बनाने में। और आप लोग जब भी सेट मारिए हमेशा, तो प्रीवियस ईयर को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे ढंग से कर लीजिए। एनालिसिस करने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे एग्जामों में, जैसे बिहार दरोगा का तो मैक्सिमम चांस रहता है कि 70 से 80% जो होता है आपका क्वेश्चन इसी के आसपास में मंडराता है। तो इस क्वेश्चन को आप करने के बाद बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे करते हैं, ठीक है ना। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 124 में गठन की चर्चा की गई है। और उम्र सीमा का जो है 124 के 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके अवकाश ग्रहण की सीमा क्या होती है? 65 वर्ष होती है, ठीक है ना। और अभिलेख न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो 129 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2017 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? देखिए, करेंट का क्वेश्चन है, तो इसको करेंट में ध्यान दे लीजिएगा कि 2017 में जो हुआ था विश्व रेडियो दिवस, तो उसका थीम क्या रखा गया था? आप है रेडियो, ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो याद रखिएगा, मेंडलीफ ने की थी। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ ने की थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं? देखिए, राजदूत होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? नियुक्ति नहीं होता है, निर्वाचन होता है। याद रखिए, क्या होता है? निर्वाचन होता है ना, ध्यान देने वाली बात है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो सिंपल सा है, चुनाव आयोग करता है, ठीक है ना। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो उस टाइम में जो तेजस्वी यादव थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पूछेगा क्वेश्चन अगर करंट में, तो कौन हो जाएंगे? अपने नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर 2024 में पूछता है तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। और बाकी तो नीतीश कुमार के बारे में सबको पता ही है। आगे, देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूफी संत ख्वाजा अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, हर साल ये पूछता है, सर्वाधिक पूछता है। तो कभी ये पूछ देना कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, ये सब कभी कभी पूछ सकता है। तो 4-3 तो नहीं पूछे, लेकिन दूसरा पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक कौन सा है। देखिए, नहर सिंचित क्षेत्र बता रहा है आपको, बिहार जो है 934 हेक्टेयर है, उत्तर प्रदेश जो है 2442 हेक्टेयर है ना, पंजाब जो है 1175 है, आंध्र प्रदेश 1429 है। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा आपका आ रहा है? तो पंजाब आ रहा है। प्रथम नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे बिहार है। तो ये राज्य जो होते हैं हेक्टेयर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे पंजाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस देश मनाया जाता है, मतलब कि कहाँ? तो अजमेर शरीफ, याद रखिएगा, है ना। कहाँ? अजमेर शरीफ, अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। भारत में सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है, तो याद रखिएगा कौन है? म्यांमार। देखिएगा, सुदूर कहाँ बोला है? पूर्व में। आइए आपको दिखाते हैं भारत का मैप एक बार, है ना। कलम का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा लोग, मैप उतना अच्छा शायद कहीं नहीं बन पाए। चलिए, एक्चुअली ये भारत का मैप आपका मान लीजिए एक तरीके से, तो ये हो गया साउथ आपका, नॉर्थ ये हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। जैसे पूछा है सुदूर ईस्ट, तो सुदूर ईस्ट का मतलब ये आपका पार्ट हो गया। तो इधर आप देखिएगा तो म्यांमार आपका इस जगह पे है म्यांमार, तो ईस्ट आपका यही वाला भाग होगा, ठीक है ना। तो ईस्ट ये हो जाएगा। अगर बांग्लादेश अगर बोलता है कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारत में कि सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है म्यांमार, ठीक है। भारत से सुदूर पूर्व में म्यांमार सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा लगभग 1643 किलोमीटर है। चलिए, सिलेट रूपांतरित रूप है, तो संगमरमर की, ग्रेनाइट की, टाल्क का, कि सैल का? तो सिलेट रूपांतरित किसका होता है? तो सैल का होता है, याद रखिएगा, है ना।
और संगमरमर जो होता है चूना पत्थर का। संगमरमर किसका है? चूना पत्थर का। और स्लेट जो है सैल का। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2880 किलोमीटर इसका लंबाई देता है, याद रखिएगा। लेकिन जबकि ब्रह्मपुत्र लंबाई कितने? 2900 लगभग। हाँ, तो 2880 तक उसमें आंसर भी आपका 2900 किलोमीटर ले भी सकता है, लेकिन एक्यूरेट अगर बोलेगा तो 2880। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है कितनी है? 2900 है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। आइए, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी? तो लीग ऑफ नेशन, याद रखिएगा। 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हुई थी। और 1945 में इसके बाद क्या बना था? याद है ना आप लोगों को? क्या बना था? UNO, यूनियन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य है बोलेगा तो 10, लेकिन जब बने थे तो मोटा मोटी 11 नागरिक के अध्यक्ष अभी हैं। ठीक है, अब कितने हैं? टोटल 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 2002 में, क्या जोड़ा गया था? तो 44वां या 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, और वहीं फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या हो गया? शिक्षा का अधिकार, 6 वर्षों से लेकर 14 वर्षों तक के बच्चों का मुफ्त शिक्षा। चलिए, राष्ट्रसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या बोलेगा तो 250। ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 80, देखिए आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है, इसमें राज्यसभा, 79 में जो हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा। चलिए, हो गया क्लियर। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 1869 में। कब हुआ था? 1869 में हुआ था, याद रखिएगा। 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी के पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कहाँ? बिरला हाउस, दिल्ली के पास। सिख के गुरु के 10वें गुरु, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे तो 10वें गुरु थे, याद है ना? पाहुल प्रणाली है ना, उससे बहुत सारी व्यवस्था सिख ये सब स्टार्ट किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। कनिष्क राजा था तो कनिष्क जो राजा था कुषाण वंश का था। ठीक है ना। कनिष्क किसका था? कुषाण वंश का। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क में, जिसमें कुंडलवन में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कनिष्क कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में था। अच्छा, उसके बाद इसके टाइम में ही, कनिष्क के टाइम में ही बुद्ध जो बौद्ध में था, जो विभाजन हुआ था महायान, कह रहा है कि महायान और हीनयान। ठीक है, और कनिष्क के कह रहा है कि कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध की मूर्ति बनी थी पहली बार। ठीक है, इसी के टाइम में ही सिल्क रूट का निर्माण हुआ था। ये सब चीज़ें हुआ था। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, और बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि बेरी बेरी भोजन में विटामिन बी के थायमिन की कमी से, थायमिन जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है, थायमिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, और सी की कमी से स्कर्वी, जो चर्म रोग कहते हैं। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और ए की कमी से रतौंधी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि कब किया था? 712 AD में किया था, है ना। चलिए, और कहाँ का था? सिंध पर विजय किया था, दाहिद के समय शासन किया था उस टाइम में, और ये अरब का था। ठीक है ना, अरबी। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो याद रखिएगा मतलब मोटा मोटी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, याद रखिएगा 24 घंटा हो जाता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं वह है बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? ये सन हो गया अपना, और बुध जो हो जाएगा वो बुध मान लीजिए, तो ये
इसकी परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। कौन? बुध जो होता है 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है किसकी? सूरज की। उस शहर का देशांतर क्या है जहां एक स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसतन समय 4 बजे शाम है? तो हो जाएगा 30 डिग्री पूरब। ठीक है, 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। चलिए, इसका एक ट्रिक भी है, याद रखिएगा। जब भी देखिए कि ग्रीन, अगर ये पृथ्वी है तो एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये 0 डिग्री है। जब इसके तरफ बढ़ेंगे 1 डिग्री, मतलब एक से दूसरे के छोर पे जाएंगे जो 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जब इधर बढ़ेंगे, जब पीछे की ओर बढ़ेंगे तो 4 डिग्री माइनस होगा, इधर प्लस होगा। चलिए, और 15 मिनट होता है। चलिए, इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो सिंदरी, याद रखिएगा। सिंदरी कैसा है? यह एक उर्वरक यंत्र है। भारत का सबसे पहला उर्वरक बोलेगा तो सिंदरी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। पारादीप है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है, लेकिन सिंदरी कैसा है? ये उर्वरक है। गारो जनजाति मुक्ता है तो मेघालय की है। अभी कुछ दिन पहले भी इसके बारे में पढ़े थे कि गारो खासी जयंती, मतलब गारो पे जो होती है मुक्ता, रबर का प्लांटेशन किया जाता है और मेघालय में पाई जाती है ना। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद से बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पहले बिहार के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। चलिए, उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिक रोग से पीड़ित और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाते हैं। तो कौन थे? स्टीफन हॉकिंस थे, याद रखिएगा। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो S.C. बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था इन्होंने ना। उसके बाद से INA सैनिकों और भारतीयों में स्वतंत्र भारत बनाने का उद्देश्य भी दिया था, इंडियन नेशनल आर्मी। आइए, भारत के बुलबुल यानी नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। तो भारत की पहली क्या बनी थी? भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। कहाँ? कानपुर अधिवेशन में। और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी प्रथम महिला बोलेगा तो। चलिए, पेसमेकर संबंधित होता है तो किससे होता है? हृदय से होता है, याद रखिएगा। दिल में लगता है, किसी को हार्ट का पेशेंट होता है तो उसको दिल में लगाता है और इलेक्ट्रिक पल्स का ये काम करता है पेसमेकर, एक तरीके से दिल को धड़काने में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। चलिए, भारत, अच्छा एक बात इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर का नाम बोलेगा तो कौन थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उससे भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो उससे पहले गवर्नर कौन थे अपने भारत के? ये याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। फिर गवर्नर जनरल बन गए तो फिर उसके बाद से गवर्नर जनरल से, बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल प्रथम बार यही लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। फिर गवर्नर जनरल से फिर क्या बना दिया गया था? भारत का वायसराय बनाया गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा। तो प्रथम बार कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे, है ना। 73 में जब गवर्नर बोलेगा, पहला गवर्नर, प्रथम गवर्नर तो कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव साहब थे, क्लाइव। ठीक है, फिर बोलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल कहा जाने लगा तो कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस बना था? तो 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद दिया गया और विलियम बेंटिक को बना दिया गया। फिर 1858 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन गए थे। चलिए, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, मतलब कब से जन्म से कि मृत्यु कब हुई थी? तो उनका जीवन जो जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1902 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1979 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चन। तो
आपका ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। तो ये भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 में हुआ था, मृत्यु 1979 में हुआ था। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान महमूद ने। तो सुल्तान महमूद ने किया था। विख्यात सोमनाथ गजनवी ने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, तो गजनवी ही आया था, ठीक है ना, वो नष्ट कर किया था। और जब नष्ट करके जा रहा था तो उस पर जाटों ने आक्रमण किया था, फिर जाटों के विरुद्ध लड़ने आया था भारत में वो, और उसी के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो भैया हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था, याद रखिएगा हेनसांग, हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है ना, भारतीय राष्ट्रीय लेखा आयोग का। चलिए, किस यौगिक का अणु सहित 40 होता है? तो NaOH का होता है, ये आपको बनाने में मिल जाएगा। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो 6.203 इंटू 10 का पावर 23 बराबर जो होता है एक मोल के बराबर होता है। चलिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला बताना, याद रखिए, सिंपल सा फॉर्मूला, प्लास्टिक ऑफ पेरिस और जिप्सम कैसे बन जाता है। तो इसमें कह रहा है कि CaSO4:2 ½ H2O, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसमें ½ H2O हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो 388 के पे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें प्राप्त हो जाएगा हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए, आज जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2:2 O। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो कह रहा है, देखिए एक बड़ा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है विद्युत अपघटनी से? तो देखिए, सोडियम प्राप्त हो सकता है, कैल्शियम, पोटेशियम हो सकता है, लेकिन आयरन, लोहा, Fe नहीं हो सकता है विद्युत। विश्व का दूसरा नाम, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका याद रखिएगा, ये भी नहीं है, विश्व व्यापार संगठन WTO भी नहीं है, IMF भी नहीं है ना, IRDA करके होगा, IBDRD, ये सही आपका IBRD है, ठीक है, विश्व बैंक का दूसरा नाम, जो कि 1944 में इसका स्थापना वर्ष हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, सबको पता है। IMF का भी वाशिंगटन DC है, जो 1945 में स्थापना हुआ था। खाने का सोडा होता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड आयरन, आयरन ऑक्साइड सोल्यूशन, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ही होता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, पता चलिए आपका किस एल्यूमिनियम होता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका आंसर इसमें से हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों हो सकता है इसमें, सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? क्लोराइड, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का क्लोराइड। चलिए, फॉस्फोरस का कौन सा एसिड नहीं है? तो ग्रेनाइट जो होता है वो फॉस्फोरस का, फॉस्फोराइट होता है, फ्लोरोफोराइट होता है, क्लोरापाटाइट होता है, और ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट नहीं होता है, ठीक है ना, ग्रेनाइट नहीं होता है, किसका? फॉस्फोरस का एसिड नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर घूमता है और प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या लेंस पे? तो रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा, रेटिना पे होता है प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन ये भी बनता है कि यार रेटिना में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा और छोटा और वास्तविक बनता है, हमेशा उल्टा ही बनता है। वक्रता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। वक्रता का दूसरा प्रभाव क्या है? डाल्टन प्रभाव है। विभवांतर नापा जाता है, तो विभवांतर नापा जाता है किससे नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से नापा जाता है, वोल्टामीटर नहीं, वोल्ट मीटर, याद रखिएगा, वोल्टामीटर वोल्ट मीटर का मीटर कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा देता है, लेकिन याद रखिएगा वोल्ट मीटर से जो होता है क्या नापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। और एमएममीटर से जो नापता है विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमएममीटर से। गैल्वेनोमीटर से जो होता है विद्युत की धारा की दिशा एवं परिमाण मापन होता है। और वोल्टामीटर से होता है
किलोमीटर के द्वारा अवस्थित मात्रा में नापे जाते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो होता है डायनेमो, फ्यूज, मोटर या रेक्टिफायर बदलता है। याद रखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर जो होता है ना वो क्या होता है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होगा यांत्रिक को विद्युत में बदल देगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को कौन हमें बचाती है? तो ओजोन बचाती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, याद रखिएगा। तो ओजोन बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। जो बांध होता है उसको, जो जल को लोग संचय करके रोक के रखते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग का अर्थ होता है कितना मीटर प्रति सेकेंड? तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला पे बना लेंगे लोग 72 × 1000/60, तो इसका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो कौन सा है? द्रव्यमान, है ना। भौतिकी मात्रा का जड़त्व का मापन कौन सा है? तो द्रव्यमान होता है। चलिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सीधा फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि E के mv 1/2 ½ mv²। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको में, याद रखिएगा। जो उसको लोग क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप बोल सकते हैं आप लोग। तो लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप अल्फांसो सेलेनको मैक्सिको में स्थित, वर्तमान समय चीन के गुंजू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी एमिमीटर स्थित टेलीस्कोप है। वर्तमान में कहाँ पे है? तो अभी चीन में, चीन के गुंजू में। चलिए, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन जो होता है करंट का होता है, तो उसको ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे कि सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पे है आपका? तो चीन के गुंजू क्षेत्र में है। आइए, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो भैया आरबीसी, याद रखिएगा। कौन सा है? आरबीसी। ठीक है ना। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो जो रक्त होता है उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन पूरे अंगों तक कौन सप्लाई करता है? तो आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल करता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से लगाया जाता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? संयोजकता से लगाया जाता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? तो लीवर, है ना। याद रखिएगा कि कौन सा पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? जो भोजन में लोगों को प्रसाद करता है कौन सा होता है? लीवर करता है हमेशा। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें से होता है? तो स्वीट पोटैटो। वही रूट जो है ना, यानी जड़ जो होता है संवर्धन होता है किस में होता है? तो स्वीट पोटैटो में होता है। तना द्वारा संवर्धन पोटैटो में होता है। जड़ और तना दोनों अलग चीज होता है, याद रखिएगा। बिहार में द्वितीय राजभाषा है? तो उर्दू है द्वितीय राजभाषा बिहार की, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? तो राज्यपाल के द्वारा, बिहार के राज्यपाल के द्वारा होता है नियुक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं लोकसभा, पार्लियामेंट, है ना, राज्यसभा के और मंत्रिमंडल के। तो इसमें आंसर सीधा हो जाएगा पार्लियामेंट के। चलिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं सब करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो पहले थी भाई, है ना, 30, लेकिन अभी कितनी हो गई है टोटल? 33 + 1 अतिरिक्त हो जाएंगे, एक ये और 33 होते हैं नए वाले में। चलिए, भारत एक है क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? तो कैसा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। चलिए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली, याद रखिएगा, है ना। आइए, मगध हो जाएगा पाटलिपुत्रा। चलिए, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो लोकसभा सदस्य का चुनाव करते होते लोकसभा से ही होते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा लोकसभा से होगा, राज्यसभा का जो होगा राज्यसभा से होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति में भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, एकदम सही है। ठीक है। आगे, पार्लियामेंट एवं
राज्यसभा की विधानसभाओं से जन के प्रतिनिधि, तो पार्लियामेंट वो राज्यसभा की विधानसभाओं से होते हैं, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में किया गया था, याद रखिएगा। 1959 में किया गया था, ठीक है। और तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राजस्थान में नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिला था। संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 92 में, लेकिन 1959 में किसके टाइम में? नागौर जिले में लागू हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पहले बार, और उसके बाद मद्रास में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है, जब जब सीटें खाली होती है तो उपचुनाव कराया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की, इंद्र वरुण की, तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। त्रिपिटक त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में हुआ था, जो अभी उसकी चर्चा की गई थी हम लोगों ने, है ना, कि 1945 में हुआ था, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय का है न्यूयॉर्क सिटी में है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट सिक्का जारी किया गया था? तो 1 रुपये का किया गया था 2017 में। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्या हुई? जो 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय लड़ाई, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भैया पाटलिपुत्रा थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजतंत्र में कलहन राज का वर्णन किया वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुगल राजवंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी? तो 1526 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। और 1526 ईसा पूर्व में बाबर ने नर्मदा नदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था, 1526 में, याद रखिएगा। और मुगल वंश की स्थापना भी कब हुई थी? 1526 में ही। और इब्राहिम लोदी को कौन हराया था? बाबर ने हराया था। और बाबर 4 युद्ध महत्वपूर्ण लड़े थे, उन्हें याद रखिएगा, बहुत ही 26, 27, 28, 29, है ना। 26, 27, 28, 29 में लगातार लड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री को बंद करने की 18 मई 2017 को की है? तो इसमें जनरल मोटर्स ने, जीएम मोटर्स ने, ठीक है। कह रहा है कि जनरल मोटर्स कंपनी कार अपने भारत में वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की है, अमेरिकी कंपनी जिसका मुख्यालय डेट्रॉइट में। चलिए, तो किस कंपनी किया था? तो जनरल मोटर्स ने किया था। और फोर्ड भी बंद ही कर था, लेकिन फोर्ड फिर से आ गया है, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, वहीं से बना के लाएगा। अशोक महान पुत्र थे किसके? तो बिंबिसार के थे कि बिंदुसार के थे? भाई साहब देखिएगा, याद रखिएगा, बिंदुसार के थे। बिंबिसार के जो पुत्र का नाम था वो अजातशत्रु था, और वो हरेक वंश से थे। और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो कि किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के और मौर्य वंश से थे। तो याद रखिएगा, ये किसके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। चलिए, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो राजगिरी में है, हम लोग भी जाते हैं, उसको सीताकुंड कहते हैं, जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा बड़ा गर्म पानी। ठंडा के दिन में तो और अच्छा होता है नहाने में। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में क्या होता है? तो भैया वहाँ पे न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री है ना, पेपर मिल कर सकते हैं, न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री बोल सकते हैं आप लोग। चलिए, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है ये स्टेट कर से, आबकारी कर से, आयकर कर से, बिक्री कर से। तो आयकर कर से होता है, ठीक, याद रखिएगा। किससे होता है? आयकर कर से होता है। नाबार्ड नाम है व्यापारिक बैंकों का, वित्तीय बैंक का, कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंकों का है। बैंक वित्तीय संस्थानों का होता है, कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना 1982 में 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड का स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो आपका आंसर नहीं दिया है, सीधा सीधा आपको, कुल जो रेशम का 30% उत्पादन करता है वो चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। लेकिन भारत में बोलेगा ना, तो भारत में इसका कुछ भाग जो होगा वो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद से आपका सिल्क बिहार में भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? कर्नाटक में। तो 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो 50 तो नहीं, लेकिन लमसम भारत में हो जाएगा, तो कर्नाटक के आंसर में ले सकते हैं। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है शिशु मृत्यु दर से चलता है। अगर शिशु मृत्यु दर कितना हो रहा है, जन्म दर से नहीं, जन्म दर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर से पता चलता है कि आपका समुदाय का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, अच्छा है, बेहतर है। बेहतर होगा तो स्वास्थ्य जो होगा बेहतर होगा, तो क्या होगा? वहाँ पे मृत्यु दर कम होगा। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगा तो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा, समुदाय का बेकार होगा। तो इससे पता चलता है कि आपके यहाँ का स्वास्थ्य दर कैसा है। और पूरे भारत में स्वास्थ्य दर सबसे, शिशु मृत्यु दर जो होता है सबसे कम कहाँ पे है? अब
केरल में। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो भैया शुक्र को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया था 8 मार्च को, ठीक है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बोल सकते हैं 8 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसके भार में कमी की डैश के बराबर होती है। तो ऊपरी भार के दबाव में बल प्रति इकाई के क्षेत्र उसके द्वारा हटाया गया द्रव की मात्रा में, तो उसके द्वारा हटाया गया द्रव की मात्रा में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। TRP का अर्थ होता है, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। याद रखिएगा, अभी बोलते हैं लोग जैसे कि TRP बहुत बढ़ रहा है, तो किसी भी का TRP बढ़ने के लिए उसको बहुत सेंसिटिव न्यूज़ फैलाना होता है, जिससे क्या होता है उसके TRP बढ़ जाती है। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स उसको बोलते हैं TRP को, ठीक है। चलिए, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि RBC होता है, या RBC के द्वारा बढ़ती है, तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त प्लाज्मा मायोग्लोबिन, तो मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन का एकत्रित करता है कौन सा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। चलिए, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों में वृद्धि करता है, मतलब दूसरे पेड़ों की टहनियों पर बैठकर करता है? तो ऑर्किड होता है। याद रखिएगा, ऑर्किड होता है दूसरे वृक्ष के पेड़ों के टहनियों पर वृद्धि करता है। और BSI के अनुसार भारत का ऑर्किड में 1256 प्रजातियां है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है ना। कोशिकाओं की प्रक्रिया कौन होता है? न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है, क्या है? त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? त्रिगुणित होती है। न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। कौन सा है? मोआ। याद रखिएगा। आगे है, प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिकाओं में जो होती है गोल्जी बॉडी सेंट्रोल पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल, सेल भित्ति यानी वही सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। मानव में कायिका कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं, पता है, 23 जोड़ी। किस युग के कस्बास मतलब फ्लैगेलियम पाया जाता है? तो यूगिलिना में पाया जाता है। याद रखिएगा, किस युग में कसाब पाया जाता है? तो यूगिलिना में पाया जाता है। अमीबा पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम में नहीं पाया जाता, लेकिन यूगिलिना में क्या होता है? कसाब पाया जाता है। रसोई गैस LPG मुक्त होती है। इसमें देखिए ब्यूटेन एवं प्रोपेन भी होती है मिश्रण, वही प्राकृतिक गैसों में मीथेन और मीथेन का होता है। तो मेनली इसमें हम लोग बोलते हैं रसोई गैस में अगर बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, पेट्रोल, ये सब तो होती है, पूछा है। चलिए, पेट्रोल भी ले सकते हैं, लेकिन द्रवित पेट्रोलियम होती है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम में घुलनशील लवणता, जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो घुलनशील लवणता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कठोर जल कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो कैल्शियम और क्या घुल जाएगा? मैग्नीशियम, तो क्या कहलाएगा? कठोर जल कहलाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग अगला सीरीज करेंगे, बहुत बेहतरीन से। थोड़ा देखना हम लोग को केमिस्ट्री का क्वेश्चन और फिजिक्स का क्वेश्चन, इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री में लोग देख रहे हैं और फिजिक्स में देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन दे देता है, थोड़ा घुमावदार देता है। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से घुमा देता है। तो क्वेश्चन को 1-2 बार लोग पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि 1829, हम डेली कह रहे हैं कि 1829 पोस्टों की बहाली आने वाली है, हर जगह हो रहा है, तो बहुत जल्द ही वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर स्टार्ट कर देंगे, फॉर्म भराया जाएगा और बहुत ही जल्द एग्जाम ले लेगा। तो इसलिए हम लोग फोकस करके इस पर पढ़ाई करेंगे PT और मेंस के लिए। साथ साथ में आप लोग मैथ और रीजनिंग बनाते रहिए, क्योंकि हर साल मैथ रीजनिंग ही थोड़ा कट ऑफ मेंस में प्रभावित डालता है। और साथ में करंट अफेयर का क्लास हम लोग करेंगे। करंट अफेयर के लिए SPD का जो होता है क्वेश्चन सीरीज हम लोग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दीबाजी। उसका वार्षिकांक आता है, आप लोग ले सकते हैं, मार्केट में आ गया है। तो SPD का ही करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि SPD में क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ दिया रहता है। और SPD पढ़ने में आसानी से कुछ चीज़ों का जो होता है उसमें मूल्यांकन मिल जाता है हम लोगों को, जैसे कि आपका इंडेक्स वगैरह हो जाएगा। हाँ, करेंट अफेयर में जो हो जाएगा कि कौन IPL 20, ठीक है, T20,
उसके बाद से मंत्रिमंडल, ये सब चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन समाहित करना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है। उसका से मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, उसका से रिमेशन प्रोग्राम, नोबेल प्राइज इस पर जो मिला है 5 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में, और भी कुछ साहित्य क्षेत्र में जो प्राइज मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड्स जो मिला है। उसके बाद से बजट देखेंगे 24-25 का, आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, विभिन्न सूचकांक की रिपोर्ट देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 देख लेंगे, उसके बाद से US ओपन 2024 देख लेंगे, सैन्य अभ्यास 23-24 देख लेंगे, उसके बाद से सम्मेलन समारोह देख लेंगे, इंडेक्स वगैरह देख लेंगे, सूचकांक देख लेंगे, केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, नई नई जो योजनाएं हैं वो देख लेंगे, सैन्य अभ्यास देख लेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों को फोकस करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, करंट अफेयर भी मेनली 23 और 24 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आती है वो हम लोग को पढ़ना है। तो इन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। चलिए आज के लिए यही समाप्त होती है, फिर हम लोग नए वीडियो में आएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों।